गुड मॉर्निंग। मैं मास्टरमाइंड आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज चलिए देखते हैं जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको आज एक खुशखबरी है कि 10th क्लास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा। तो आपका जो हिंदी बुक जो है उसका जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखेंगे। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या, पहला जो चैप्टर है वह क्या है अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से बताएं तो आगे हम वीडियो को बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपका जो हिंदी बुक का पहला चैप्टर क्या है। तो यहाँ देखिए, चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। जो आपका पहला जो क्वेश्चन है इस वीडियो का उसका शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे अपने चैप्टर का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ देखिए आपका जो हिंदी बुक है उसका जो पहला आपका जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आजकल लेकर के आया हूँ। पहला जो आपका चैप्टर का नाम है वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। याद रखिएगा, पहला जो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका जो लेखक हैं वह है भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए अभी जस्ट आ गया क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन देखने की जरूरत भी ना होगी, आप लोग जानते होंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो अंबेडकर के पिता का क्या नाम था इसको देखते हैं। पहला आपका है रामदेव सकपाल, दूसरा है रामजी सकपाल, तीसरा है राम किशुन सकपाल और डी में है राधे श्याम सकपाल, यानी कि सकपाल कॉमन है। तो इनका जो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इनके पिताजी का पूरा जो नाम था रामजी मलोजी सकपाल। याद रखिएगा, इनका जो पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो यानी कि कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक होना चाहिए। तो इसका आपके पास चार ऑप्शन है। पहला श्रम का विभाजन, दूसरा धन विभाजन, तीसरा है धन विभाजन और ये जन विभाजन और डी है जाति विभाजन। और इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपके कमेंट बॉक्स में, मैं जानता हूं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि श्रम का विभाजन होगा। याद रखिएगा, तभी कार्य कुशलता होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो याद रखिएगा, भारत में जो जाति प्रथा है वह बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रमुख, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो ए आपके पास चार ऑप्शन थे जिसका जो सही आंसर होगा प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है। तो याद रखिएगा, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है या कहानी संग्रह है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा यह जो आपका मूक नायक है वह है एक पत्रिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को मजे से देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ए आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, बी है 1957 मध्य प्रदेश में, डी है सी है 1958 वाराणसी और डी है 1959 बिहार। तो याद रखिएगा, इनका जो मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था दिल्ली। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म
कब हुआ था 14 अप्रैल 1988, और बी है 14 अप्रैल 1989, सी है 14 अप्रैल 1890 और डी है 14 अप्रैल 1891। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, चलिए मैं बतला देता हूँ इसका सही आंसर 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। वह हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म, जो एक दलित परिवार में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी था, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अम्बेडकर जी के जो दृष्टि में उनके नज़र से वास्तविक भाईचारा कैसा होना चाहिए? पहला है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो जो आपका भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारा होनी चाहिए वह होनी चाहिए दूध और पानी के मिश्रण की तरह। याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग दूध में पानी मिला देते हैं, पानी को पता नहीं चलता है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है, कितना वाटर इसमें डाला गया, कितना लीटर डाला गया है। तो याद रखिएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। उसका जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखिएगा, इसका तो सही करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि श्रम सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम जो आपका सभ्य समाज है उसकी आवश्यकता है, वह कहाँ पर है? जाति प्रथा में, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी में। तो इसका जो सभ्य समाज की स्थापना है वह होनी चाहिए श्रम के विभाजन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, इटली, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, सी है न्यूयॉर्क और डी है दक्षिण कोरिया। तो ये आपके पास चार ऑप्शन थे। अगर ये आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर दे सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इनका जो भेजा गया था ये आपको न्यूयॉर्क भेजा गया था। यह जो भेजे थे वह बड़ोदरा के नरेश भेजे थे अपने खर्चे के लिए, अपने खर्चे के दम पर इनको पढ़ने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो प्रश्न था ए था ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर था इस प्रश्न का। क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो याद रखिएगा, इनका तीन प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये आपका ऑप्शन ए में है बुद्ध, बी में है कबीर, सी में है ज्योतिबा फुले, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इनका मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे। अब चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ये जो आपको कब, ये आपका जाति पाति तोड़क मंडल का जो भाषण देने गए थे या भाषण हुआ था वह लाहौर में कब हुआ था? यह हुआ था 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक किस विद्या की कहानी है? तो यहाँ देखिए आपका कहानी है, भाषण, निबंध या साक्षात्कार है। तो इसका चार ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यह जो है आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह है निबंध। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है बुआ, देखिएगा। आपके पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया, बी है द अनटचेबल हु आर दे, सी है
हु आर शुद्राज, और डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से सभी इनकी रचनाएं है। यानी कि आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है नहीं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को एक आवश्यक क्यों मानता है? तो यह माना जाता है कार्य कुशलता के लिए, यानी ऑप्शन इनमें से आपका जो है वह है ए, यानी कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि जो आपका श्रम विभाजन और जो जाति प्रथा है वह किस भाषण से लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो लाहौर में दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यह लाहौर में लिखे थे भाषण, जाति पाति तोड़क मंडल में गए थे भाषण देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ललाई सिंह यादव, बी है किशोरीलाल, सी है मोहन वाजपेयी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए, ललाई सिंह यादव, यानी ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर है, भूलिएगा नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? याद रखिएगा, जो अंबेडकर का जो परिवार था वह जो परिवार था ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कार्यरत। तो याद रखिएगा कार्यरत। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला थे ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा दलित। तो याद रखिएगा इनका जो परिवार था वह था दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। और जो एक बात और बतला देता हूँ, जो भीमराव अम्बेडकर थे वो अपने माता पिता का 14वें संतान थे, याद रखिएगा। और इनका जो परिवार था दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? तो ये आप लोग जानते होंगे, इतना सारे आप लोग क्वेश्चन को फेस किए तो इससे पता चल गया होगा कि किस विडंबना की बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा जातिवाद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो इनका जो सही आंसर होगा वह होगा जो भीमराव अंबेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, और पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो याद रखिएगा, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इनका जो पीएचडी की डिग्री कब प्राप्त हुई थी? तो वह जो प्राप्त हुई थी, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 1920 है, दूसरा आपका क्या है 1918, सी है 1916 और डी है 1914। तो इसका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में यह पीएचडी किए थे। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न को देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ये याद रखिएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन ए इज आपको जो सही ऑप्शन है वह ए है, यानी करेक्ट आंसर आपको ए मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, वैसा समाज ही उनको चाहिए, यानी कि भीमराव अंबेडकर को चाहिए, यानी ऑप्शन आपका ए इज करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आप तो इसका आंसर दे ही सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है चलिए ढूंढते हैं। आपको ए है अशिक्षा को, जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को और डी है उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका जो सही आंसर होगा जाति प्रथा को यह प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। किसका? तो बेरोजगारी का। तो ऑप्शन ए आपका है सी इज करेक्ट आंसर।
द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है, तो वह है भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है क्या लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा, अगर जाति प्रथा रहेगा तो कहीं ना कहीं हानिकारक होगा ही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। अगर यहाँ बताने से पहले आप बताते हैं तो आपको काल्पनिक रूप से 2 रुपया मिलेगा, जो आपको मैं पेटीएम करूँगा। याद रखिएगा, आप लोग अपना आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि और अदर बच्चों को फायदा पहुंच सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ जन्म हुआ था, तो वह हुआ था महू मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो याद रखिएगा डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जो पत्रिका का जो संपादन किए थे वह कौन सी पत्रिका थी। पहला उज्जवल भारत, बी है उड़ता भारत, सी है बहिष्कृत भारत, और डी है पुरस्कृत भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय जो संविधान का निर्माता थे वह उनमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनका मुख्य भूमिका था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, यानी ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपके अलावा अदर व्यक्ति या अदर बच्चे को लाभ पहुंच सके।